हेलो दोस्तों, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपका करियर पावर अड्डा 24/7 ग्वालियर के इस नए वीडियो में। जैसा कि हमारे सीरीज चल रही है जिसमें हम सारी बैटल्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं बैटल्स को हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। हमारी लास्ट बैटल जो थी वो थी बैटल ऑफ हाइडास्पस, जिसको आप झेलम झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। उसको हमने कवर किया था और आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है कलिंग का युद्ध, द कलिंग वॉर। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं कलिंग वॉर को। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कलिंग जो अशोका थे वो मौर्यन सम्राट थे। ठीक है, और मौर्य एम्पायर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको हम बात करते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बड़ी मजेदार स्टोरी है, उसको स्टार्ट करते हैं पहले हम। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे मैंने आपको लास्ट स्टोरी में बताया था कि हिडाइस्पस जो है, झेलम की युद्ध जो हुआ था उसमें अलेक्जेंडर भारत में एंटर करते हैं और पोरस से युद्ध करते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर आ रहे थे भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए, क्योंकि जब वो आ रहे थे वो छोटे छोटे राज्यों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो उस वक्त एक देशभक्त ब्राह्मण थे, उनका नाम था चाणक्य, जिनका नाम आप जानते होंगे, चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य उनके पेन नेम से जानते हैं। वैसे उनका नाम विष्णुगुप्त था। तो देशभक्त विष्णुगुप्त जो थे, चाणक्य जो थे, वो जाते हैं उस टाइम पे जो रूलर थे, जिनके पास पूरी मगध एम्पायर था उस टाइम पे, नंद डायनेस्टी वहां पे रूल कर रही थी। और नंद डायनेस्टी में उस टाइम राजगद्दी पे बैठे थे धनानंद। तो धनानंद के पास जाते हैं और चाणक्य उनसे आग्रह करते हैं कि राजा जी, आप अलेक्जेंडर के आने का वेट ना करें, क्योंकि आपको भी पता है अलेक्जेंडर जो है उसका विजन जो है वो है पूरे विश्व को जीतने का, और उसमें वो इंडिया को भी जीतना जरूर आएगा। तो जैसे जैसे वो पोरस की तरफ बढ़ रहा है, हमें एक काम करना चाहिए, हमें हमारी आर्मी, क्योंकि हमारी आर्मी जो नंबर में है वो बहुत बड़ी है, तो हमें पोरस की हेल्प करने के लिए या फिर उधर जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमें आर्मी भेजनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि हम अलेक्जेंडर को भारत के एंट्रेंस पे ही रोक दें। ठीक है, तो ये जो समझाइश थी एक ब्राह्मण के मुंह से सुनकर धनानंद थोड़ा सा रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए। वो बोलते कि आप ब्राह्मण हैं, आप दीक्षा लीजिए और चले जाइए। ठीक है, इस बात को सुनकर चाणक्य बड़े गुस्सा होते हैं और वो बड़े कामली फिर भी रिप्लाई करते हैं कि महाराज, आपका ये रवैया रहा तो ऐसे तो आप पूरा, आपका जो देश है वो नष्ट हो जाएगा, आपकी डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। तो इस पे वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि भरी सभा में ये बात बोली गई थी, भरी सभा में ये बात बोली गई थी। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो अपने दो सिपाहियों को बुलाते हैं और बोलते हैं इस पंडित को उठा के फेंक दिया जाए। ठीक है, तो ये है चाणक्य, इनको बाहर उठा के जब फेंका जा रहा होता है, तो जब इनको घसीट के ले जा रहे होते हैं सिपाही, तब उनका ये कहना होता है, क्योंकि उस टाइम पे एंशिएंट टाइम की अगर मैं बात करूं, जो ब्राह्मण टीचिंग करते थे वो अपने हेड को शेव रखते थे, है ना, क्लीन रखते थे, और सिर्फ एक चोटी रखते थे, केश जिसको कहते हैं ना, एक शिखा रखते थे। और वो जब शिखा बड़ी हो जाती, जो चोटी बड़ी हो जाती तो उसको बांध लेते थे। ठीक है, तो चाणक्य ने, जब वो लौट रहे थे, जब वो जा रहे थे वहां से दरबार से, तो वो उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी शिखा खोलता हूं और ये शिखा तभी बांधूंगा जब आपके साम्राज्य का पतन कर दूंगा। और ये कहते हुए चाणक्य वहां से चले जाते हैं, और ये था हमारी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। उसके बाद क्या होता है, चाणक्य एक लड़के को देखते हैं, एक लड़का, यंग बॉय, जो कि काफी अच्छा था लड़ने की टैक्टिक्स में, वो पॉलिटिकल में भी देखा जाए तो बहुत बुद्धि क्षमता उसमें बहुत अच्छी थी। तो ये चीज वो देखते हैं और उस लड़के को अपने साथ वो ले लेते हैं। उस लड़के का वो नाम देते हैं चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लेते हैं, उन्हें मिलिट्री टैक्टिक्स बताते हैं, सिखाते हैं, पॉलिटिकली उनको समझाते हैं चीजें कि कैसे क्या राजनीति काम करती है। तो ऐसे करके उसको परफेक्ट करते हैं। उसके बाद धनानंद जो हैं वो अपनी गद्दी पे वैसे ही विराजमान है। ठीक है, इसी घमंड की चूर में, कि घमंड में चूर है बिल्कुल, कि ये देश पूरा मेरा है और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा, इस बीच अलेक्जेंडर जो थे वो ब्यास नदी से क्रॉस नहीं करते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक है, वापस चले जाते हैं अपने मैसिडोनिया की तरफ। मैंने आपको बताया बेबीलोनिया में जाकर उनकी डेथ हो जाती है, घायल हो गए थे। तो इस बीच क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपनी एक आर्मी लेकर धनानंद पे आक्रमण करते हैं। लेकिन उस आक्रमण से पहले चाणक्य अपनी चाणक्य नीति लगा चुके थे और उन्होंने सिविल वॉर कराना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, मतलब देश में
छोटे छोटे जगह पे सिविल वॉर्स कराना स्टार्ट कर दिए थे। जो धनानंद के मंत्री थे, ठीक है, उनको उनके खिलाफ भड़का दिया था। चंद्रगुप्त यहाँ से आर्मी के साथ अटैक करते हैं और इंटरनली अटैक हो चुका था। तो इससे क्या होता है, धनानंद जो है वो यहाँ पर उनका पतन हो जाता है, ठीक है, और पतन हो जाता है। और 322 बीसी में 322 बीसी जो है, ओके, 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य पे अपना कब्जा कर लेते हैं और पाटलिपुत्र में जाकर विराजमान हो जाते हैं राजगद्दी पे, ठीक है। और वहां से चालू होता है इनका एम्पायर, जिसका नाम होता है मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो चाणक्य थे वो कहाँ के थे, वो मगध राज्य में पाटलिपुत्र के थे वैसे। और इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो तक्षशिला में हुई थी। तक्षशिला आज के टाइम में जो रावलपिंडी वाला एरिया है पाकिस्तान में, वहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है, पहले वहां से जिनकी एजुकेशन हुई है। और एंशिएंट टाइम में वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसमें विदेशी लोग आकर पढ़ते थे, ठीक है। तो वहां से इनकी एजुकेशन हुई है। और पाटलिपुत्र के चाणक्य थे, ठीक है, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था। जो विष्णुगुप्त, इनका बचपन से नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। चाणक्य बाद में पढ़ा। उसके बाद इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी किताब लिखी है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्होंने जो किताब लिखी है वो कौटिल्य के नाम से लिखी है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। 322 बीसी पे इन्होंने राजगद्दी पे बैठना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने जो नंद एम्पायर था उसको मौर्यन एम्पायर बना के उसको और बढ़ाना शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी, ठीक है, छोटे छोटे देशों को अपने अंडर में किया। और लास्ट में अगर मैं आपको मैप के थ्रू बताऊं तो नंद एम्पायर जो था वो गेंजेटिक वैली में था, यहाँ पर था, ठीक है। इतना इलाका नंद एम्पायर का हुआ करता था। ये पहले राजा थे भारतवर्ष के जिन्होंने गंगा से लेकर इंडस तक अपना राज फैला लिया था, ठीक है। और जब लास्ट तक आते आते, जो उनका मृत्यु का टाइम आ रहा था, तब तक आते आते उन्होंने, अगर मैं बात करूं तो सौराष्ट्र, उज्जैन, पुलिंदा, कमराली लिप्ति, ठीक है, पाटलिपुत्रा, ये था ही इनके पास में। हिमालय से लेकर यहाँ तक उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके बाद ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये इनको कैसे मिला मैं बताता हूँ। 305 बीसी, याद रखिएगा। हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था, जैसे कि अलेक्जेंडर जब चले जाते हैं तो वो अपने पीछे अपने कमांडर को छोड़ जाते हैं जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को जो छोड़ जाते हैं उनको बोला जाता है कि आप मेरी टेरिटरी देखेंगे, ठीक है। लेकिन सेल्यूकस निकेटर क्या करते हैं, वेस्ट में जाके बैठ जाते हैं और यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं होता है। तो इस बीच क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उन पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। अटैक करके सारी जगह कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद सेल्यूकस निकेटर को मालूम पड़ता है कि यार मेरे एरिया पे कब्जा हो गया है, ठीक है, जीत लिया गया है। तो सेल्यूकस निकेटर वापस आते हैं और 305 बीसी में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनका युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर का, और सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं। इसमें एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। जो ट्रीटी थी उसमें ये 500 हाथी, ठीक है, 500 एलिफेंट की अगर बात करूं, 500 हाथी किसको दे देते हैं, सेल्यूकस निकेटर को दे देते हैं। और सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, आपको ये पूरा हिंदुकुश माउंटेन तक का जो एरिया है वो पूरा दे देते हैं, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अब मगध एम्पायर की अगर मैं बात करता हूं तो अब वो कितना बढ़ गया है, यहां से लेकर पूरा, पहले था ही इनके पास, अब इनके पास हिंदुकुश माउंटेन तक आ गया है, ठीक है। ये पूरा इलाका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज हुई थी, एक मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुआ था, ठीक है, वैवाहिक गठबंधन जिसको कहते हैं। क्या हुआ था उसमें, सेल्यूकस निकेटर की लड़की जो थी, बेटी हेलेना जिसका नाम था, उसकी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी हो जाती है। ये एक वैवाहिक संगठन
वैवाहिक गठबंधन होता है। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके बाद क्या होता है, वो लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, काफी इलाका उन्होंने अपने अंडर में ले चुके हैं, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। इसके बाद क्या होते हैं, वो भद्रबाहु से मिलते हैं। ठीक है, भद्रबाहु कौन है, एक जैन मॉन्क है भद्रबाहु। ठीक है, जैन मॉन्क है जो कि जैनिज्म स्प्रेड कर रहे थे, और उनसे इम्प्रेस होकर, ठीक है, भिक्षु बन जाते हैं, मॉन्क बन जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और 298 बीसी में, 298 बीसी में जाकर ठीक है, 298 बीसी में श्रवणबेलगोला में जाकर, श्रवणबेलगोला कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, एक 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 धार्मिक स्थल है, जैनिस्ट धार्मिक स्थल है। ठीक है, यहाँ पर जाकर अपने प्राण दान दे देते हैं, प्राणों का दान दे देते हैं। और कैसे देते हैं, संलेखना विधि में। मैंने आपको बताया था संलेखना विधि क्या होती है। संलेखना विधि होती है जिस विधि में व्यक्ति धीरे धीरे करके अपना खाना कम करता जाता है रोज रोज, और लास्ट में जाके पानी पे आ जाता है, और सिर्फ पानी को भी छोड़ देता है। कुछ दिन बाद उसकी बॉडी समाप्त हो जाती है, राइट। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, कोई व्यक्ति है अगर रोटी पर है तो 10 रोटी खा रहा है, तो वो कुछ दिन बाद 5 रोटी खाने लग जाएगा, फिर उसके बाद वो 1 रोटी पे आ जाएगा, फिर वो फल का आहार करने लग जाएगा, फल भी छोड़ देगा, वो पानी पीने लग जाएगा, और जब वो पानी छोड़ देगा तो उसके कुछ दिन बाद उसकी बॉडी ऑलरेडी, ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी कमजोर हो जाएगी कि बॉडी अपने प्राण त्याग देगी। ठीक है, तो इसी विधि के थ्रू ये इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इनका बेटा, इनका सक्सेसर जो है वो आते हैं, जिसका नाम क्या है, बिंदुसार। इनके बेटे थे बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार आते हैं। ठीक है, बिंदुसार आते हैं। ठीक है, अब बिंदुसार को, अच्छा, श्रवणबेलगोला की अगर बात करूं तो कर्नाटका के पास में यहाँ पर है। ठीक है, श्रवणबेलगोला, यहाँ पर जाके उन्होंने संलेखना विधि के थ्रू अपने प्राणों को दान दिया था। ठीक है, अब आते हैं अपने बिंदुसार, जिन्हें अमित्र घात भी कहा जाता है। ठीक है, और अंग्रेज इनको, फॉरेनर्स इनको अमित्र चैट्स कहते थे, क्योंकि वो अमित्र घात को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। ठीक है, अमित्र घात, अमित्र घात क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनका मानना ये था, इनको ये टाइटल मिला हुआ था मित्रघात। क्यों क्यों मिला था, इसलिए मिला था क्योंकि इनका मानना ये था, जो मेरा मित्र है वो मेरा मित्र है, जो मेरा मित्र नहीं है वो मेरा दुश्मन है, और जिसे मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, इसलिए मोस्टली इन्होंने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है। तो अच्छे दोस्त भी रहे हैं इनके ना, काफी दूर दूर तक चर्चे रहे हैं, और चर्चे रहे हैं। जब फॉरेनर्स के पास इनके नाम जाते थे तो वो नहीं, नाम नहीं ले पाते थे, तो उन्होंने इनको नाम दिया था अमित्रो चैट्स। तो देखिए, क्वेश्चंस ये बन सकते हैं सीधा सीधा कि अमित्र घात के नाम से कौन प्रख्यात रहा है, तो बिंदुसार रहे हैं। ठीक है, बिंदुसार कौन कौन के बेटे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, अब क्या होता है, मैं लास्ट में आपके थ्रू फिर से बताता हूँ आपको। अब इनका टाइम आता है। ठीक है, इनके पिताजी तो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे। ठीक है, ये इनके पिताजी की प्रॉपर्टी है, जो मिली किसको, बिंदुसार को। ठीक है, अब इन्होंने बोला पापा का नाम रोशन करना है, तो अब क्या करें, कहाँ जाएं। अच्छा, इनके पास में ना एक कलिंग करके जगह है, देखिए कलिंग, ये है आज का उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा वाला इलाका जो है वो कलिंग है। ठीक है, इनके पिताजी ने ट्राई किया था कलिंग, लेकिन कलिंग के पास अपनी खुद की इतनी बड़ी आर्मी थी, और काफी एक्सपीरियंस आर्मी थी, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए इस चीज को लेकर, मतलब जीत नहीं पाए कलिंग को। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब बाप नहीं कर पाए, तो बेटे ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, तो बेटे ने ट्राई भी नहीं करा। तो बेटा कहाँ गया, बेटा बोला कुछ तो नाम रोशन करना है पिताजी का, तो बोले साउथ में चलते हैं। तो ये जो इलाका है पूरा, ये इलाका जो है, ये बिंदुसार ने जीता। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बिंदुसार ने जीता, इसमें श्रवण बेलगोला भी आ गया, कर्नाटक भी आ गया, है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो बिंदुसार ने इतना इलाका जीता। इसके बाद होता क्या है, बिंदुसार की डेथ हो जाती है, बिंदुसार की डेथ हो जाती है 273 बीसी में। ठीक है, 273 बीसी में बिंदुसार की डेथ हो जाती है। अब इस बीच क्या होता है, इनके बहुत सारे पुत्र होते हैं। ठीक है, इन कहा जाता है कि 101 पुत्र होते हैं इनके, 101 पुत्र होते हैं। इसमें से सबसे बड़े जो होते हैं वो होते हैं सुशीम, नाम याद रखिएगा, सुशीम। उसके बाद होते हैं अशोक। ठीक है, अशोक याद रखिएगा। सुशीम जो है,
ये बड़े बड़े पुत्र होते हैं और सक्सेसर होते हैं और बिंदुसार के चहेते भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि अशोका जो थे ना, उनकी स्किन कलर उनको नहीं पसंद था बिंदुसार को, इसलिए वो उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन अशोका की अपनी एक फैन फॉलोइंग थी जो मंत्रियों के बीच में थी, याद रखिएगा ये चीज। तो हुआ क्या, सुशीम उस टाइम पे कर रहे थे तक्षशिला पे राज। तक्षशिला कहाँ है, मैंने आपको बताया था, रावलपिंडी वाला इलाका जो है तक्षशिला, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर गवर्नर थे कौन, सुशीम, जो कि बिंदुसार के बड़े पुत्र थे, ठीक है। तक्षशिला पे गवर्निंग कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, तक्षशिला की अगर बात बताऊं तो जब सुशीम के अंडर में नहीं था, उससे पहले यहाँ पर एक रिवॉल्ट होता है, और जिस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए अशोक जाते हैं, जो सिर्फ 18 साल के थे जब, ठीक है, तब जाते हैं। तो एक उन्होंने अपनी एक फैन फॉलोइंग बना रखी थी कि हाँ जिम्मेदार व्यक्ति तो हैं ये, ठीक है, और काबिलियत भी है देश चलाने की। चलिए, अच्छा, सुशीम यहाँ पर थे, और अगर मैं अशोका की बात करूं तो वो कौन सी जगह को गवर्न कर रहे थे, वो कर रहे थे अवंती को, है ना। अवंती किस राज्य में आता था, उज्जैन में। आज के टाइम में जो उज्जैनी था पहले, वो आज उज्जैन है, ठीक है। तो अवंती पे राज गवर्न कर रहे थे अशोक, ठीक है। पिताजी की डेथ हो जाती है, तो वहां के जो मंत्री थे, मैंने बोला ना फैन फॉलोइंग, तो मंत्रियों ने सक्सेसर को ना बुलाते हुए, सुशीम को ना बुलाते हुए अशोका से कहा कि भाई साहब आप संभालें राजगद्दी, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, मैं अशोका का टाइम पीरियड अगर आपको बताऊं, देखिए इनके पिताजी की डेथ हो जाती है 273 बीसी में, ठीक है, और इसके बाद अशोक आते हैं 269 बीसी में। तो 273 बीसी और 269 बीसी, 4 साल लग गए मगध को अपना नया राजा ढूंढने में। ऐसा क्यों, एक्चुअली हुआ क्या, जब मंत्रियों ने वहां पे प्रोवोक किया कि एक काम करो, आप राजा बन जाओ, आप योग्य हो, ठीक है, सुशीम हमें सही नहीं लगता, एक तो उसमें घमंड बहुत है, प्लस वो मुझे सही काबिलियत भी मतलब उसमें वो काबिलियत नहीं है राजा वाली, तो आप एक काम करो, आप राजा बन जाओ। तो इस चक्कर में क्या हुआ, सुशीम को मालूम पड़ता है कि अच्छा राजगद्दी मुझे मिलने वाली थी मेरे पिता के बाद, लेकिन मिलती इसको गई अशोक को। तो सुशीम यहाँ पे रिवॉल्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ चालू होता है वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, मतलब राजगद्दी की लड़ाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 101 भाई थे अशोक के टोटल, मतलब बिंदुसार की अगर औलादें अगर बात करूं तो 101 औलादें थी, जिसमें से एक थे सुशीम, एक थे अशोक। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया, ठीक है। ये कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों को मारकर एक भाई को छोड़ दिया था, ठीक है, टिस्सा नाम था शायद उसका, तो उनको छोड़ दिया था। बाकी 99 भाइयों को मारकर वो राजगद्दी पे बैठा था, कब, 269 बीसी में। 269 बीसी आ चुका है, और अब अशोक अपनी राजगद्दी पे बैठ चुके हैं। तो देखो क्या लिखा है, आधिकारिक तौर पर 269 ईसा पूर्व में सत्ता संभाली अशोका ने, ठीक है। अब उनके पास जीतने के लिए क्या था, मैं फिर से मैप पे आता हूं, मैं मैप के थ्रू इसलिए बता रहा हूं, देखो क्या होता है, लिखवा दूंगा, लिख के बता दूंगा, याद नहीं रहती जितनी चीजें मैप से याद रहती हैं, ठीक है। मैं वापस इस पे आता हूं एक बार, ये अब फिर से बात करते हैं कि पापा कितनी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं और दादाजी कितनी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, ठीक है। ये देखो, ये पूरा इलाका है सौराष्ट्र दक्षिणापथ, ठीक है। ये पूरा इलाका जो है ना, ये पापा और दादा छोड़ गए थे मिलके, ठीक है। बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य छोड़ गए थे अपने अगले सक्सेसर के लिए, जो कि थे अशोका। हुआ क्या, उनको नीचे नहीं जाना था, तो उन्होंने देखा यार ये बगल में हमारा जो पड़ोसी राज्य है, हमारे दादाजी इस पर कब्जा करने की कोशिश किए थे, लेकिन वो फेल हो गए, और पापा ने ध्यान नहीं दिया, पापा इधर चले गए थे साउथ में। तो उन्होंने एक काम किया, क्योंकि एक्चुअली कलिंग को जीतने के लिए, ठीक है, बहुत सारी, मतलब एक ये भी था, एक ईगो वाली बात आ जाती है ना, कि मैं इतना बड़ा देश हूँ, मैं इतना, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, तिब्बत चाइना के पास में है, ठीक है, अब चाइना के अंडर में है, लेकिन तिब्बत अपने आप को तिब्बती बोलता है, लेकिन चाइना के अंडर में हो गया वो अब, ठीक है, चाइना में ही आ गया है। क्यों, क्योंकि छोटा सा देश था, इंडिपेंडेंट चला था, ना वो इंडिया के में था ना वो चाइना में था, इस वजह से चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया। सेम ऐसे यहाँ पे हुआ कि इतना बड़ा देश है, ठीक है, अब इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आर्मी होगी,
बहुत सारी आर्मी है, उनकी सैलरी जाती है, उनके खर्चे हैं, राजा के अपने खर्चे हैं, तो इतने सारे खर्चे निकलेंगे कैसे? तो निकलते कैसे थे? लैंड रिफॉर्म से, ठीक है। जो ये लोग टैक्सेस लेते थे, लैंड टैक्सेस जो लेते थे उससे खर्चे निकलते थे। अच्छा, कलिंग जो थी, अब देखो टैक्स भी ले लेंगे फिर भी पैसा उतना नहीं आ पा रहा है जितना हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम व्यापार के तौर पे आयात निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। तो बगल में कलिंग ये काम कर रहा था और उसी से इतना पैसा आता था, वो अपनी आर्मी खड़ी कर लेता था बड़े तौर पे, और उस आर्मी को कोई हरा भी नहीं पा रहा था। तो सबसे पहले अशोक ने क्या किया, अपना राजदूत भेजा कलिंग वालों के पास, जहां पे कलिंग के टाइम पे नंदराज जो राजा थे, याद रखिएगा, नंदराज, नंदराज वहां पे राज कर रहे थे। तो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि सर आप युद्ध ना करें, आप हमारे अंडर में ही आ जाइए, ठीक है, हम आपको आपके देश को अपने अंडर में मिला लेते हैं, बाकी आप छोटी मोटी शर्तें रखेंगे वो देख लेंगे हम। तो उनका कहना था कि आप आइए हमसे युद्ध करें, ठीक है, क्योंकि उन ऑब्वियस ही बात है, चंद्रगुप्त मौर्य इतनी बड़ी सेना लेके आए थे, नहीं जीत पाए ना, तो उनको भी लगा कि यार ये लड़का क्या कर लेगा, जब बाप दादा नहीं कर पाए, बाप दादा हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो ये क्या करेगा। हुआ क्या, अशोका आते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ आर्मी को मोबिलाइज करते हैं, भेजा जाता है और कलिंग को तबाह कर दिया जाता है। अच्छा, कहते हैं, वैसे कहते हैं 261 बीसी में हो गया है, लेकिन ये जो वॉर था 260 से 261 बीसी तक चला था, ठीक है, याद रखिएगा 261 बीसी तक चला था। और इस 2 साल के अंतराल में अशोका ने खुद ने लीडर बन के लड़ाई करी, और लीडर बन के जब लड़ाई करते हैं तो आप खुद लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, मौत का तांडव देखते हैं, ठीक है। तो ये मौत का जो तांडव था, ये अशोका ने यहाँ पर कलिंग वॉर में देखा। उन्होंने देखा कि लाखों लोग मर रहे हैं मेरे सिर्फ इतनी सी जिद के चक्कर में कि मुझे ये चाहिए। क्यों चाहिए था, मैं आपको बताया, एक बगल में था ईगो क्लैशेस, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड देखो, ठीक है, हाँ, दूसरा मैं आपको बताऊं, कलिंग की वजह से ना यहाँ पर ईस्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य का फोटो हटा भूल जाना, ठीक है, ईस्ट में ट्रेड चालू हो जाएगा, यहां से रास्ता खुलेगा तो वेस्ट में ट्रेड चालू हो जाएगा और पैसा ही पैसा होगा, बारिश होगी, ठीक है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ अशोक ने बोला यार इस पे तो आक्रमण करना बनता है बॉस, ठीक है। तो कलिंग पे आक्रमण होता है, 2 साल अप्रोक्स चलती है लड़ाई, बहुत मारकाट होती है, खून ही खून चारों तरफ, ठीक है। 261 बीसी में जाकर अशोक को पता पड़ता है कि अभी तक जो काउंट पहुंच चुका है वो अप्रोक्स 1 लाख, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है, 1.5 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे मार दिए गए, बहुत सारे औरतें मार दी गई, जो खाना बना रही थी उनको मार दिया गया, ठीक है, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था उनको मार दिया गया। तो पूरी जगह चारों तरफ ब्लड शेड डला हुआ था, ब्लड शेड हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के 2 साल वो देख चुके तंग हो चुके थे, ठीक है, बहुत परेशान रहने लगे थे। तो इस बीच क्या होता है, वो मिलते हैं अपने भतीजे से। भतीजा कौन, सुशीम का बेटा, सुशीम का बेटा, इसका नाम था निग्रोध, याद रखिएगा, ठीक है, निग्रोध, ये कौन था, ये सुशीम का बेटा था। अच्छा, कहा यह जाता है कि अशोका निग्रोध से जब मिलते हैं तो बहुत इंप्रेस हुए। इंप्रेस होने का कारण, निग्रोध जब अशोका से मिलते हैं, अशोका कौन है, उनके बाप का कातिल, ठीक है। तो जब बेटा अपने बाप के कातिल से मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्रेम स्वभाव दिखाना तो मतलब एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो निग्रोध ने क्या किया, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम पूर्वक अशोका से मिले वो। तो अशोका ये चीज देख के उसका जो कामनेस है वो देख के बहुत इंप्रेस हुआ। उन्होंने पूछा कि भाई क्या क्या खाते हो यार तुम, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं बुद्धिज्म की टीचिंग जो है ना वो फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो बड़े इंप्रेस हुए, तो निग्रोध लेके जाते हैं कहाँ, उपगुप्त के पास, है ना, उपगुप्ता, उपगुप्ता के पास लेके जाते हैं। ये कौन है, ये बौद्ध मॉन्क है ना, भिक्षु हैं, बुद्धिज्म फैला रहे हैं, ठीक है। इनके पास लेके जाते हैं और इनसे इंप्रेस होके वो दीक्षा ले लेते हैं
अशोका दीक्षा ले लेते हैं उपगुप्त से और बुद्धिज्म को अपना लेते हैं आफ्टर द कलिंग वॉर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके थे और कलिंग वॉर के बाद उन्होंने ये शपथ ली थी कि आज के बाद ना तो मैं हथियार उठाऊंगा, ना मैं अब, अगर मुझे टेरिटोरियल एक्सटेंशन भी करना है, अगर अपनी टेरिटरी बढ़ानी भी है, तो मैं कभी भी लड़ाई का सहारा नहीं लूंगा, मैं प्रेम पूर्वक चलूंगा, ठीक है। इसको कहते हैं बुद्धास धम्मा, अशोकास धम्मा, ठीक है, अशोकास धम्मा। यहाँ पे वो क्या होता है, धम्मा की टीचिंग करते हैं, ठीक है, धम्मा याद रखिएगा, अशोकास धम्मा के नाम से बहुत फेमस है ये टर्म। इसमें क्या है, इनका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था इन्होंने, जो बौद्ध बौद्ध में टीचिंग्स मिलती हैं कि आपको पशुओं पे अत्याचार नहीं करना है, आपको लोगों के साथ अत्याचार नहीं करना है, आपको मिडिल पाथ पे चलना है, आपको ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना है चीजों में, मतलब ज्यादा खर्चा नहीं करना है, उतने में ही रहना है, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी। तो उन्होंने बोला ये मैं कैसे टीचिंग स्प्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके दो तीन कारण थे, दो तीन उन्होंने सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म का पालन करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने बताया आपको, दीक्षा ली उपगुप्त से उन्होंने और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं, अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा, श्रीलंका भेज दिया, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कोई नया धर्म अपनाता हूँ और मैं अपने एम्प्लॉयज को बोलूँ कि तुम जाओ या इधर चले जाओ इधर चले जाओ, तो वो उतने सीरियस लेवल पे काम नहीं करेंगे, क्यों, वो तो जाते जाते ये बोलेंगे भाई तेरे को जाना था भाई तू जाता, हमें क्यों भेजा, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने खुद की औलादें भेजी, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा उनकी बेटी का नाम था। इनको कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा, बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। एक और चीज इन्होंने बहुत अच्छी करी, जैसे कि उनके माइंड में एक चीज आती थी कि मैं कुछ साल बाद मर जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी मेरी, उसके बाद मेरी टीचिंग्स भी खत्म हो जाएंगी, कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूँ। तो उन कहा ही जाता है उन्होंने रॉक एडिक्ट्स बनवाना स्टार्ट करे। रॉक एडिक्ट्स बताता हूँ क्या होता है, जिसे शिलालेख कहते हैं, ठीक है, मतलब पत्थरों पे कुछ ना कुछ गुदवा देना, ठीक है। तो रॉक एडिक्ट बनवाए उन्होंने, रॉक एडिक्ट बनवाए, ठीक है। ये देखिए आप, ये इसे कहते हैं पिलर एडिक्ट, ठीक है, पिलर एडिक्ट बनवाए, ठीक है। रॉक एडिक्ट भी ऐसे थे, मेजर बड़े बड़े रॉक एडिक्ट्स, माइनर एडिक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे बनवाए, जो अगर मेजरली अगर बात करूं तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जो कि मेजर माने जाते हैं, बड़े माने जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। जैसे कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी, अब तक क्या होता था, इन रॉक एडिक्ट्स की जानकारी किससे मिली है, अगर उनको ये मालूम कैसे चला कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहा यह जाता है, राजा थे जिनका नाम था डरायस, ठीक है, डेरियस जो जिसको कहते हैं हम, डेरियस भी ये काम करवाता था और उसी से सीख कर अशोका ने ये स्प्रेड करना स्टार्ट करे और ऐसी जगह जगह पे जाके रॉक एडिक्ट्स बनवा दिए और उस पर वो अपने टीचिंग्स लिख देते थे। जैसे अशोका धम्मा मैंने आपको बताया, अशोका धम्मा जिसको कहते हैं, वो वाली टीचिंग्स वो लिख देते थे, ठीक है। और कहा यह भी जाता था कि जिस वक्त इनका रूल चल रहा था, तो पर डे उन रॉक एडिक्ट्स को जाके उन्हीं का एक ऑफिसर जाकर पूरी जनता के सामने वो रॉक एडिक्ट्स पे जो भी लिखा होता था, ठीक है, अच्छा कौन सी भाषा में लिखा था ये भी बता दूं, तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी उस टाइम पे, तो प्राकृत भाषा जो थी उसमें लिखा रहता था। लिपि की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। अगर मैं अफगानिस्तान की बात सॉरी पाकिस्तान या अफगानिस्तान वाले क्षेत्र बात करूँ तो खरोष्टी लिपि में लिखा जाता था। अगर मैं ग्रीक, क्योंकि देखो सबसे दूर प्रचार प्रसार करने सिर्फ महेंद्र और संघमित्रा को नहीं भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा, बाकी और भी, जैसे मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ, रुको, ये देखिए आप, ठीक है, ये सिलोन, सिलोन किसका एंशिएंट नेम है, श्रीलंका का, ठीक है। श्रीलंका में किसको भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को, ठीक है। ऐसे ही अपने ही एम्प्लॉइज में से किसी को भेजा जावा में, इंडोनेशिया में, ठीक है, जावा पुराना नाम है, ठीक है, इंडोनेशिया का। चाइना में भेजा, ठीक है, चाइना
के बाद उन्होंने जापान में भेजा, ठीक है, तिब्बत में भेजा, अफगानिस्तान में भेजा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ग्रीस में भी भेजा, मैसिडोनिया में वापस भेजा जहां से अलेक्जेंडर आया था, है ना, वहां भी भेजा। तो सबसे दूर जो शिलालेख मिला है, ठीक है, अशोक का, वो ग्रीक में मिला है, ग्रीस में मिला है, मैसिडोनिया में मिला है। और किस किस भाषा में मिला है? ग्रीक लिपि में मिला है, ग्रीक भाषा में मिला है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो आज आप देख रहे हैं चाइना में कौन सा धर्म का पालन होता है? बौद्धिज्म। जापान में अगर देखा जाए तो भी बौद्धिज्म का पालन होता है, तिब्बत में देखा जाए तो भी बौद्धिज्म का पालन होता है, इंडिया में तो जैनिज्म बौद्धिज्म दोनों ही हैं, आप जानते हैं। श्रीलंका में मोस्टली लोग आज भी बुद्ध धर्म को अपना मानते हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया में, वैसे तो इंडोनेशिया आज मुस्लिम कंट्री हो गई है, लेकिन एक टाइम पे वो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। तो आप देखें ना, ये बुद्धिज्म जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जितना भी फैला हुआ है, वो किसकी वजह से फैला हुआ है? अशोक की वजह से। याद रखिएगा, अशोक इज द, ठीक है, अशोक की वजह से ये बुद्धिज्म जो इतना स्प्रेड हुआ, वो क्यों? क्योंकि देखो, मॉन्क कितना करेंगे, वो क्या है, वो भिक्षु है ना, वो मॉन्क है, उपगुप्त जाते तो कितनी दूर चले जाते, है ना, उनकी सुनता कौन? अशोक कौन थे? एक रूलर थे, ठीक है, उनका नाम अशोका द ग्रेट था, इसलिए लोग उनको सुनते थे, और सुनते थे तो बौद्धिज्म का इतना प्रचार प्रसार हो गया, वरना कौन कर पा रहा था इतना प्रचार प्रसार, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि बौद्धिज्म किसकी वजह से इतना फैला, तो वो थे अशोका द ग्रेट। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। ये था बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार हो गया। रॉक एडिक्ट की बात करता हूं, तो हमें कैसे मालूम पड़ता है कि कलिंग वॉर हुई थी? तो भाई साहब सुनो, एक रॉक एडिक्ट है 13वें नंबर का, मैंने आपको बताया 14 मेजर है, ठीक है, तो 13वें नंबर का जो मेजर रॉक एडिक्ट है, इसमें लिखा हुआ जो कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में है हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा नाम की जगह पर। यहां पर लिखा हुआ है कि कलिंग वॉर हुआ था और मुझे बहुत पश्चाताप है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पश्चाताप था। कलिंग वॉर में जो मारकाट इतनी हुई है, लाखों लोग लहूलुहान हो गए, मारे गए, बच्चे बिछड़ गए माँ बाप से, ये सब का जो कारण था, ठीक है, वो किसको मानते? जो दोष था, वो दोषी कौन था? वो अपने आप को मानते थे। इस वजह से उन्होंने बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार, बौद्धिज्म को अपनाया, साथ ही उनका उसका प्रचार प्रसार भी किया कि भाई साहब मैं तो फॉलो करूंगा ही करूंगा, कोशिश करो तुम भी फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि अहिंसा के साथ जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसी उनकी मान्यता थी, ठीक है। चलिए, तो ये था बौद्धिज्म, ये अशोका का चैप्टर। इसके बाद क्या होता है, इनके वंशज आए, ठीक है, दशरथ नाम था, ठीक है, और भी नाम के लोग आए, लेकिन वो उतना चल नहीं पाए, और मौर्य साम्राज्य के अशोक के बाद में नहीं चल पाए, ठीक है, वो कैलिबर नहीं था लोगों के पास शायद। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था, ये नाम याद रखेगा, वृहद्रथ नाम था उसका, ठीक है, तो लास्ट शासन कर रहे थे व्यक्ति, वो वृहद्रथ थे, और उनकी हत्या किसने करी? उन्हीं के सेनापति, जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, ने उनकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग जो थे वो ब्राह्मण थे, और ये भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमने आज क्या क्या कवर कर लिया? अच्छा, एक बार ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी हाथी गुम्फा शिलालेख 13वां मैंने आपको बताया 13वें शिलालेख में है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में हाथी गुम्फा, याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं भारत में अशोक की शिलालेख, मैंने आपको बताया कौन सी भाषा में थी, तो प्राकृत भाषा में थी, है ना, प्राकृत भाषा में थी। अच्छा, एक और पॉइंट है, हमारे दतिया में, आपने सुना होगा, पास में दतिया है, दतिया में एक जगह है गुर्जरा गांव है, गुर्जरा गांव में एक जगह है, एक शिलालेख है, गुर्जरा गांव में एक शिलालेख मिला है, ठीक है, जिसमें मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला शिलालेख, ये रॉक एडिक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अशोक का भी नाम है, ठीक है, इसमें अशोक की उपाधि भी है, और इसमें अशोक के एक्चुअली 2-3 नाम थे, ठीक है, उसको देव नाम पियादस्सी कहते थे, मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड हु टेक्स केयर ऑफ एवरीवन, ठीक है, ये था मतलब कि भगवान का प्रिय बंदा जो सबको बहुत काइंड तरीके से देखता है, ठीक है। तो देव नाम पियादस्सी अशोक राजा, ये पूरा नाम जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक शिलालेख मिला है, उसमें लिखा हुआ दतिया जिले में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सांची स्तूप अशोक ने बनवाया, ठीक है, भरूत स्तूप
अशोक ने बनवाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये पिलर की अगर मैं बात करता हूँ ना, ये पिलर जो है ये कहाँ पर है मैं बता देता हूँ, वैशाली में है, ठीक है। अब आप बोलेंगे वैशाली कहाँ है सर, तो ये आप बताएंगे बच्चों, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वैशाली कहाँ पर है, वैशाली किस जगह का पुराना नाम है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक और क्वेश्चन जो बनता है कि मगध एम्पायर जो है, मगध एम्पायर, मगध किस जगह का नाम है, एंशिएंट टाइम में मगध किस, आज की टाइम किस जगह को कहते थे, ठीक है। ये चीज बताइएगा मुझे। कितने शिलालेख थे, हाँ 14 बड़े, 7 पिलर वाले, है ना। तो पिलर रॉक एडिक्ट कहते हैं इसको, पिलर एडिक्ट, और कुछ लघु शिलालेख थे, ठीक है। लिपि कौन सी थी इन शिलालेख, अब देखो जो लोकल लैंग्वेज होगी, मैं अभी कोई पिलर गड़वा दूं, अगर उनके लोकल लैंग्वेज वाली, लोकल लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा उस पिलर पे, कुछ भी अगर गुदवाना है मुझे, तो अगर लोकल लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा तो मतलब ही नहीं है। तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी उस टाइम पे कौन थी भाई, प्राकृत भाषा थी, है ना। पाली संस्कृत का ही एक रूप है, पाली, पाली प्राकृत, ठीक है। तो उस भाषा में लिखा जाता था। लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी, मैंने आपको बताया ब्राह्मी। मोस्ट ऑफ द जो रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, ठीक है, जिन पे जिस भाषा, जिस लिपि में लिखा है, लिपि, लिपि आप समझते हैं, जिस जिस लहजे में हम लिपते हैं, जिस लहजे में हम लिपते हैं उसको लिपि कहते हैं ना। तो ब्राह्मी लिपि में मोस्टली जो मिली है ना रॉक एडिक्ट्स अशोका की, वो ब्राह्मी लिपि में मिली है। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में अगर बात करूं, खरुष्टी में मिली है, ठीक है। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में और जाता हूं मैं, तो वहां अरमाइक में मिली है और ग्रीक में मिली है, ये चीज याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा, वृहद्रथ खत्म हो जाते हैं, मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाता है, शुंग वंश की शुरुआत हो जाती है। अब क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे, आज हम उसको रिवाइज कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो व्हाट वाज द कैपिटल, तो व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, राजधानी कौन सी थी, है ना। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। द बुक अर्थशास्त्र, चलो ये मैं बता देता हूँ, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, ठीक है, तो कौटिल्य ने लिखी है, ये चीज याद रखिएगा, है ना, कौटिल्य ने लिखी है। अच्छा, मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक स्टोरी सुनाई थी चाणक्य वाली, कि चाणक्य के साथ धनानंद के कोर्ट में क्या दुर्व्यवहार होता है, ठीक है। वो स्टोरी हमें कहां से मिलती है, तो वो भी याद रखिएगा। विशाख दत्त की एक बुक है, विशाख दत्त ने लिखी है, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस। ये किसने लिखी है, विशाख दत्त ने लिखी है ना, विशाख दत्त, विशाख दत्त ने किताब लिखी मुद्रा राक्षस। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि चाणक्य के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है धनानंद की कोर्ट में, और धनानंद का कैसे पतन हो जाता है ना, धनानंद का कैसे पतन हो जाता है, उसके राज्य का कैसे पतन हो जाता है, और मगध एम्पायर जो बाद में मौर्यन एम्पायर हो जाता है वो कैसे हो जाता है, ये सारी चीजें मुद्रा राक्षस से हमें मिलती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच मौर्यन एम्परर वॉज नोन बाय द टाइटल अमित्रघात, स्लेयर ऑफ एनिमीज, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लास्ट मौर्यन एम्पायर, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, कौन है, बृहद्रथ, राइट, ठीक है। बिफोर बिकमिंग अ किंग, अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ, चलिए, राजा बनने से पहले, राजपाट संभालने से पहले अशोका किस क्षेत्र का गवर्नर था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन विच रॉक एडिक्ट कलिंग वॉर इज मेंशन्ड, मैंने आपको बताया था किस रॉक एडिक्ट में कलिंग वॉर का विवरण दिया हुआ है, कि कलिंग वॉर हुई थी, इतना नुकसान हुआ था, ठीक है, और पश्चाताप किसको हुआ था, अशोका को हुआ था, है ना। तो ये आप मुझे बताएंगे सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में। और बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं जरा, ओके। ये हमारे कुछ कोर्सेज जो चल रहे हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस में, और जो कि है फूलबाग ग्वालियर में,
ठीक है। सेंटर पॉइंट कॉम्प्लेक्स अड्डा 24/7 का ही ऑफलाइन सेंटर है, आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ये बैचेस हमारे चल रहे हैं एसएससी बैंक के, ठीक है, सुबह शाम के बैचेस चल रहे हैं। ये नंबर्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आती है, हम बैठे हुए हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नई बैटल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय। चलो।